नमस्कार साथियों, चलते हैं आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपके फिर से 100 क्वेश्चंस इस क्लास में प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चंस चलते हैं। जो इस चैनल पर नए हों, वो चैनल को जॉइन करें और क्लास अटेंड करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जो इस क्लास से वंचित हैं। क्योंकि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 8000 क्वेश्चंस इस चैनल पर पढ़ाए जाएँगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के क्वेश्चंस इसी में दिए गए हैं। एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी हो, टेक्नीशियन, जेईई हो, कोई भी हो, तो क्लास को पूरा देखें, एंड तक देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो बार-बार 10-12 साल से बराबर आते रहे हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज अहिष्णुता क्या होती है? तो लैक्टोज अहिष्णुता क्या होती है? ये होती है एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्योंकि ये लैक्टोज अहिष्णुता छोटी आंत में पाए जाने वाला लैक्टोज एक एंजाइम होता है। एक एंजाइम होता है लैक्टोज, ठीक है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? यानी किसमें शुरू होती है और किसमें पूर्ण होती है? तो मनुष्यों में जो भोजन का पाचन होता है, तो वह मुँह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन-सा होता है? जो खुर वाले जानवर होते हैं, उनके आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन-सा होता है? रूमेन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूमेन आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है खुर वाले जानवरों का। निम्नलिखित में से कौन-सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो मानव की आहार नाल का हिस्सा कौन-सा नहीं है? तो वो है आपका श्वास नली। श्वास नली मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मलाशय, ग्रास नली और ग्रसनी ये आहार नाल का हिस्सा हैं, लेकिन श्वास नली आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मनुष्य में 8 से 10 लीटर 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है। कितनी? 8 से 10 मीटर की लंबी क्या होती है? आहार नाल होती है। आहार नाल होती है, ठीक है? जो मुख से होकर गुजरती है, मुख से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है, वो होती है आहार नाल। ये 5 भाग होते हैं, 5 भागों में आहार नाल बटी होती है। तो कितने भागों में ये बटी होती है? 5 भागों में। कौन-कौन से भागों में बटी होती है ये? तो एक होता है भाग मुख, एक होता है मुख, दूसरा होता है ग्रसनी, ग्रसनी, फिर तीसरा होता है ग्रास नली, ग्रास नली, फिर चौथा होता है आमाशय, आमाशय और 5 होता है आत्र यानी आंत, ठीक है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये अवयवों को, भोजन के जो अवयव होते हैं, पचाता है और शरीर के सभी भागों तक पहुँचाता है। इसका कार्य ये होता है आहार नाल का।
तो भोजन के जो घटक होते हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल, ये भोजन के प्रोटीन हो गए। तो ये अवयव हो गए, उनको पचाता है। और श्वास नली सांस लेने में सहायक होती है, जो गले को फेफड़ों से जोड़ती है, गले को अपने को, और वायु का आदान प्रदान करती है, वो होती है श्वास नली। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो यकृत होती है। यानी लीवर जो होता है अपना, अपने शरीर का सबसे बड़ा होता है। ये ग्रंथि होती है लीवर, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यकृत का वजन लगभग कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलोग्राम के लगभग अपना लीवर होता है। ये लीवर होता है अपना 1.5 से 2 किलोग्राम के लगभग होता है अपना लीवर। और यकृत द्वारा जो पित्तरस स्रावित होता है, वो आंत में उपस्थित होता है, एंजाइम की क्रिया को तीव्र बनाता है। तीव्र बनाता है एंजाइम की क्रिया को आंत में। तो यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस, क्योंकि पित्तरस यक पित्ताशय जो होता है वो यकृत में उपस्थित होता है। तो यकृत में उपस्थित होता है पित्ताशय, तो पित्ताशय से निकलता है पित्तरस। तो या तो यकृत कह दो या पित्ताशय से पित्तरस कह दो। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अगर अगर प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा हो, तो वो उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन की अधिक मात्रा को अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर देता है। और जो श्वेत ग्रंथि होती है वो पसीने की ग्रंथि होती है। श्वेत सफेद ग्रंथि, ये क्या होती है? डी नंबर, ये श्वेत ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है, जिससे पसीना आता है अपन को, तो पसीना स्रावित होता है। और जो स्तन ग्रंथियाँ ग्रंथि होती हैं, ये स्त्रियों के स्तनों में पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियाँ, जिससे दुग्ध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार यानी साइज सबसे बड़ा होता है? तो किसका आकार सबसे बड़ा होता है साइज? वो होता है थायराइड ग्रंथि का। एक थायराइड ग्रंथि होती है, उसका आकार सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जेईई में क्वेश्चन आया हुआ था। मानव शरीर की का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो वो है आपका यकृत। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत। ठीक है। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है? पेट किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो ऐसा कौन सा अम्ल उत्पादन करता है जो पचाने में सहायक करता है हमारे भोजन को, हमारे प्रोटीन को, खाद्य पदार्थों को? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पादन करता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है?
तो पाचन में जो मदद करता है, पाचन में मदद करने के लिए कौन सा एसिड यानी अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो वही क्वेश्चन है, कौन सा किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HCl, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो गलत कथन देखना है कौन सा है, यानी सही कथन नहीं है वो कौन सा है? तो वो है आपका यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में हो जाता है। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यकृत और आमाशय से जो स्राव होता है, ये आमाशय में जाता है, ये गलत है। ये सही है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती हैं। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। ठीक है। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी पाचन तंत्र जो होता है उनके चरणों का नियम बताना है, तो कौन सा क्रम सही है होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से होती है। किन अवस्थाओं से? 5 अवस्थाओं से। एक अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है उत्सर्जन, फिर होता है मल परित्याग। यानी पहले हम भोजन को, खाद्य पदार्थों को अंदर ग्रहण करेंगे, फिर उनका पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण यानी उत्सर्जन होगा और फिर मल परित्याग, मल के रूप में त्याग कर देते हैं उसको। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? जे के समान होती है, समरूप पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति? तो वो क्या, कौन सी अंग की आकृति होती है? आमाशय। आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आमाशय। आमाशय की जो आकृति वो तो पता चल गई, लेकिन जो भोजन नली होती है, नली और छोटी आंत के बीच स्थित जो होता है भोजन, यहाँ भोजन के साथ है, रस के साथ मथता है ये, काइम, जिसे काइम कहते हैं, ये मथता है। आमाशय की जो पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत जो होती है उसमें ग्रहणी की ओर धकेलती है। क्या करती है? तो आमाशय से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद छोटी आंत में ही ग्रहणी की ओर धकेली जाती है और आमाशय एवं ग्रहणी के बीच एक पेशी कपाट होता है। क्या होता है? कपाट। किनके बीच होता है? आमाशय और ग्रहणी के बीच, ग्रहणी के बीच एक कपाट होता है। कपाट, पेशीय कपाट स्थित होता है और पाइरोलिक वाल्व जो होता है वो खाद्य पदार्थों को आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है, लेकिन उसे वापस आमाशय में नहीं आने देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? तो मानव शरीर में वसा का पाचन किसमें होता है मुख्यतः? तो वो होता है फेफड़ों में। फेफड़ों में वसा का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl इज टू मच यानी
आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्रावित होता है? तो वो आपका होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? अग्न्याशय द्वारा। ये दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है अग्न्याशय, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। फिर उसके बाद दूसरी ग्रंथि होती है अग्न्याशय। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। और इसमें अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो ट्रिप्सिन पाया जाता है और एक एमाइलेज और लाइपेज। अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है और इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं 3 प्रकार के। एक पाया जाता है ट्रिप्सिन, ठीक, और दूसरा पाया जाता है एमाइलेज और तीसरा पाया जाता है लाइपेज। तीसरा लाइपेज, ठीक। और जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, पेप्टोन को और प्रोटीन को। और जो एमाइलेज होता है तो ये क्या करता है? ये मांड को यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और लाइपेज ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैट होता है तो फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है तो क्या है? तो यह एक स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नायु। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो अधिक लंबी आंत किसकी होती है? इन जानवरों में से लोमड़ी, कुत्ता, बाघ, खरगोश। तो किसकी होती है? वो खरगोश की आंत लंबी होती है। खरगोश की आंत लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितने से कम हो जाता है? तो जब मुंह का पीएच मान जो होता है वो मतलब दिया है कि इतने से कम हो जाता है, 5 साढ़े 5 से कम हुआ मुंह का पीएच मान, तो दांतों में जो सड़न होती है, गलन होती है, वो शुरू हो जाती है। दांतों का गलना, सड़ना शुरू हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दंत वल्क यानी टूथ इनेमल दंत वल्क से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। क्षय मतलब नष्ट का कारण बनता है दांतों का। तो दंत वल्क से बना होता है तो वो है आपका कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो वसा ऑक्सीकरण के समय। वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, तो वो अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। क्या करता है? एक खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है क्वाशीओरकर। क्वाशीओरकर प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है पेयजल आपूर्ति में? तो वो है आपका मानव अपशिष्ट से संदूषण, मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण जो पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति होती है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय संबंधित है। तो चयापचय किससे संबंधित है? यानी मेटाबॉलिज्म, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों से संबंधित है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय, ये तीनों से संबंधित है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र की जांच करते हैं तो वो इस्तेमाल किए जाने वाला वो यंत्र होता है, वो कौन सा होता है? तो वो इंडोस्कोप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोस्कोप से हम जांच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है? अच्छा, इसके पहले हमने बताया आपको कि जो ऑसिलोस्कोप होता है, इससे किसकी जांच करते हैं? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। और जो माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी, ये आँख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, माइक्रोस्कोप। और जो रेडियोग्राफ होता है, ये चिकित्सा विभाग में एक्स-रे के रूप में होता है, की जाती है इसका प्रयोग। तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? वो हृदय नहीं है। मुंह, आमाशय, यकृत ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, हृदय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत किस में पाए जाते हैं? तो वो मछली में पाए जाते हैं, होमोडोंट दांत। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो स्तनधारियों में दांत होते हैं, दांत थिकोडोंट यानी हेटेरोडोंट और ज्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट होते हैं तथा होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं। एक्रोडोंट हो गए या हेमोडोंट, ये मछलियों में दांत पाए जाते हैं। डिथो डिथोडनम किसका भाग है? तो डिथोडनम किसका भाग है? तो ये है छोटी आंत का। डिथोडनम छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र में मौजूद रस जो होता है, रस में क्या शामिल होता है? तो वो पाचन तंत्र में मौजूद रस में HCl शामिल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दांत का एनेमल किससे बना होता है? तो दांत का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है।
किससे? कैल्शियम फास्फेट से दांत का एनेमल, ऑप्शन नंबर डी। दंत बल्क यानी दंत एनेमल किससे बना होता है? तो दंत एनेमल किससे बना होता है? तो वो बना होता है दंत एनेमल या दांत का एनेमल, वो बना ही होता है, तो वो आपका कैल्शियम फास्फेट से वही क्वेश्चन बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा दंत बल्क किससे बना होता है? तो हमारा दंत बल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? जो हम भोजन करते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है, तो उसको हम ऊर्जा को कैसे मापते हैं, कैसे मापा जाता है? तो वो कैलोरीज़ यानी कैलोरी में मापते हैं उसको ऊर्जा को। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है, तो कैलोरीज़ में मापते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, तो वह कौन-सा अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है और पुनः सृजित? वो होता है जिगर। जिगर मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर को कंठ को क्या कहा जाता है? तो वॉयस बॉक्स कहा जाता है कंठ को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंठ को याद रख लें कि बॉक्स की तरह, यानी बॉक्स में ही कंठ भरा होता है ये, उसी से हम जो बोली बोलते हैं, वो बहुत ही सरल शुद्ध भाषा बोलते हैं। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ होती हैं? मानव हम जैसे लोग तो अपनी जीभ में औसतन कितनी स्वाद नलिकाएँ होती हैं, जिससे हम स्वाद का पता लगाते हैं कि इसका स्वाद कैसा है? तो वो 2000 से 8000 तक स्वाद नलिकाएँ होती हैं, जिससे हम पता लगाते हैं इसका स्वाद खट्टा है, मीठा है या कड़वा है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुँह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो वो होता है 9 मीटर लंबा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 फीट अर्थात 9 मीटर लंबा होता है। भोजन भोजन जो होता है खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन-सा कथन असत्य है? तो भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है? वो है ए नंबर, यह एक अजैविक पदार्थ है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक रासायनिक क्रिया देता है, ये सही है। एक जैविक पदार्थ है, ये सही है। हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये सही है। भोजन के संबंध में तो ऊर्जा मिलती ही है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आ जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन आहार नली में जाता है? तो वो है अंतर्ग्रहण। जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं, तो वो आहार नली में भोजन आता है, अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के दौरान। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। जो भोजन नली की दीवारें होती हैं, उसके संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो वो क्रमाकुंचन गति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो मानव आहार नली का भाग नहीं है, वो कौन नहीं है? तो वो आपका नहीं है क्रमा तो वो सॉरी वायु कोशिका। वायु कोशिका ये मानव आहार नली का भाग नहीं है, वायु कोशिका। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम
एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है लार में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 99% लगभग जल और 1% एंजाइम होता है लार में। ये दो प्रकार की होती हैं, एक टायलिन और एक लाइसोजाइम। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो वो एमाइलेज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम टायलिन किसमें पाया जाता है? यानी टायलिन एंजाइम जो होता है वो किसमें पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टायलिन एंजाइम। एंजाइम टायलिन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लार में पाया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो किसके द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट को? तो वो ग्लूकोज ग्लूकोज परिवर्तित कर दिया जाता है पाचन के बाद ग्लूकोज के द्वारा, या ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा। भोजन पाचन मुंह से ही शुरू होता है और मुख गुहा, आहार नाल, ग्रसनी, ग्रास का आदि भाग लेते हुए आंतरस्थ में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? तो पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। क्या? पायसीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पायसीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ऐसा अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो अग्न्याशयी रस में होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। क्या होता है? वसा का पायसीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्यों में जो पाचन तंत्र होता है उससे उत्सर्जित अम्ल होता है, वो कौन सा होता है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। HCl ऑप्शन नंबर डी। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? उपास्थि यानी हड्डी के। कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, जीव जंतु हो, गले में उपास्थि यानी हड्डियों के छल्ले मौजूद होते हैं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। पाचन की क्रिया के दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसके प्रकार को बताते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने के प्रकार सही है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो वो है आपका ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी एक मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। यकृत कार्य करता है, तो कौन सा कार्य करता है यकृत? तो पाचन का कार्य करता है यकृत, जो लीवर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत से ही पित्तरस निकलता है, क्योंकि पित्तरस पित्ताशय में होता है और पित्ताशय यकृत में। शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो शाकाहारियों को किसके पचाने के लिए पाचन की आवश्यकता होती है? सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज की आवश्यकता होती है भोजन को पकाने के लिए।
रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है? कौन सा घटक है रक्त का जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिकाएं आरबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं आरबीसी ये प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है आरबीसी। मानव हृदय में फुफ्फुसी सिरा किससे जुड़ी होती है? तो मानव हृदय में जो फुफ्फुसी सिरा होता है, फुफ्फुसी, वो बाएं आलिंद से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? बाएं आलिंद से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक होता है बाएं आलिंद और दूसरा होता है दाएं आलिंद। बाएं निलय और दाएं निलय। मानव शरीर में फुफ्फुसी सिरा बाएं आलिंद से जुड़ा होता है। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है? तो मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब वो होता है 120 Hg। ऑप्शन नंबर 80 कैसे हुआ? 120 mm Hg यानी 80 या 80 mm Hg होता है। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो ऐसा कौन सा घटक है जो रक्त को थक्का बना देता है? तो कौन सा घटक है? वो है विषाणु यानी प्लेटलेट्स। ये घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो घुलित रूप में परिवहन कौन करता है? तो वो करता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करता है आपका प्लेटलेट्स। थक्का बनाने में मदद करता है जब चोट लग जाती है। तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तंभों को सुमेलित करना है हमें। कौन सा स्तंभ किससे है? तो हृदय है जो हृदय पंप की तरह कार्य करने वाला होता है। पंप की तरह कार्य करने वाला। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही हो जाएगा। और जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं धमनियां। शिराएं जो होती हैं, शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है। जब उच्च हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। जो किसके कारण होता है हाइपरटेंशन? तो वह है हाइपरटेंशन धमनियों के संकुचन के कारण होता है। धमनियों के संकुचन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। LA बराबर बाएं आलिंद, LB बराबर बायां निलय, RA बराबर दाएं आलिंद और RB बराबर दाएं निलय। कपाट यानी वैल्यूज कहाँ स्थित है? तो ये है LA दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, ये दाएं आलिंद, ये बाएं निलय, ये दाएं निलय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी।
2, 3, 4, 5 क्रमागत स्थानों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्धक क्या कहलाते हैं? जो छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र होते हैं, उसमें बड़े हुए जो अंगुलीनुमा प्रवर्धक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो अंकुर कहलाते हैं। क्या? अंकुर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंकुर। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प का इसमें से चयन करना है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो उच्च चाप होता है, वो सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये गलत है। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो मानव रक्त का जो हमें निर्माण करना है, तो किसकी आवश्यकता हमें पड़ती है? तो वो पड़ती है लोहे या आयरन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन किसमें मौजूद होता है? वो लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? जो मानव होता है, जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि इसलिए रखा जाता है क्योंकि शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कथन गलत छांटना है। वो ऑप्शन नंबर ए, सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। जो सिराओं में दाब होता है, वो धमनियों की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। रक्त स्कंदन की मदद से होता है। तो रक्त स्कंदन किसकी मदद से होता है? वो प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है, रक्त स्कंदन। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हमको लगता आएगा और आएगा ही, क्योंकि ये बार-बार क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आगे चल के देखते हैं, ये बहुत आया है। रक्त स्कंदन किसकी मदद से होता है? प्लेट कणिकाओं की मदद से। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब क्रमशः कैसे होता है? तो वो होता है 120 mmHg और 80 mmHg। 120 mmHg और 80 mmHg होता है। अनुशिथिलन दाब 80 mmHg और सामान्य प्रकुंचन होता है 120 mmHg। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप हमें मापने के लिए हमें किस यंत्र का उपयोग करना चाहिए? स्फिग्मोमैनोमीटर का। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो हमें हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए तो इसमें स्टेथोस्कोप का यंत्र को लेना होता है हृदय की धड़कन को पता लगाने के लिए, स्टेथोस्कोप। ये चित्र दिया है, तो परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? तो परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है ये? सिरा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सिरा को दर्शाता है।
किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? वो हीमोग्लोबिन के लिए उच्च बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को? ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। सार्वभौमिक दाता यानी सभी को दे सकता है। और AB रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। ठीक, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और रुधिर परिसंचरण की खोज तो विलियम हार्वे ने की थी। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है? प्लाज्मा के समरूप होता है। यह रंगीन होता है, रंगहीन, और इसमें कम प्रोटीन होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? लसीका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लसीका प्लाज्मा के समरूप होता है। खेलते समय रवि के घुटनों में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? तो किस प्रकार की कोशिकाएं? प्लेटलेट्स कोशिकाएं ये रुधिर को थक्का बनाने में मदद करती हैं। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती हैं? तो वो होती हैं आपकी प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती हैं? तो वो धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। धमनियों में जो रक्त बहता है, प्रवाहित होता है, उसके कारण स्पंदन गतियां जो जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है, ये धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण होती हैं। निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। किन प्राणियों में ऐसा होता है? तो वो होता है स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। ये 3 हो गए स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग में। रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह AB है। आनुवंशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है रक्त समूह A का जीन और रक्त समूह B का जीन दोनों प्रभावी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो कौन है ऐसा? वो है आपका लसीका। लसीका आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है लसीका। चित्र दिया गया है इसमें, तो चित्र पहचानना है और बताना है। तो ये न्यूट्रोफिल, बी मोनोसाइट, सी इओसिनोफिल, डी बोसोफिल और ई लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रोफिल, इमोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। RBC ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। श्वसन वर्णक पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। जो मानव परिसंचरण तंत्र होता है, सभी शिराएं जो होती हैं रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। फुफ्फुसी शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है?
तो फुफ्फुसी स्राव अन्य स्राव में क्या अंतर है? वो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं फुफ्फुसी स्राव। ऑप्शन नंबर सी। मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मानव रक्त के तरल भाग को जल, लवण और प्रोटीन से जो बना होता है। तो जल, लवण, प्रोटीन से जो बना होता है, तो मानव रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कहा जाता है। मानव रक्त तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो ऐसी कौन सी कोशिका है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो वो है WBC। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, WBC। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य का हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो वो 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? मानव रक्त में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये कॉन्ड्रोसाइट मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट ये मानव रक्त में पाया जाता है। रक्तचाप बल है, तो रक्तचाप बल क्या है? तो रक्तचाप बल एक रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है वो रक्तचाप बल होता है। रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है वह रक्तचाप बल होता है। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? वो रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के बारे में, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है। रक्त में किस्कन नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो नामकरण क्या है उसका जो तैरते रहते हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा ये तैरते रहते हैं। मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? तो RBC का शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। लाल रक्त कणिकाओं को का काम होता है कि शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र का बड़ी आंत अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र का बड़ी आंत अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है ऑक्सीजन को। तो कौन सा वर्णक है? एक कौन सा ऐसा वर्णक है? तो कौन सा ऐसा वर्णक है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है तो वो क्या है?
हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए साइंस की। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और शेयर करें। ओके, और जिसको जो समझ में ना आए वो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा तुरंत। थैंक यू, धन्यवाद।